हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है उसको पहले देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो आपको याद ही हो गया होगा कि जहां पे भी आइसोमर हम पढ़ते तो आइसोमर का मतलब ही क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अब यहां पे डिफरेंस क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, सेम स्ट्रक्चर भी होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी होगा सेम, तो फिर अलग क्या होगा, तो अलग होगा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। वो जो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर बना है, अब उस एक स्ट्रक्चर में एटम का अरेंजमेंट जो होगा अलग अलग होगा स्पेस के अंदर। स्पेस मतलब 3D के अंदर हम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम्स का अरेंजमेंट यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये तो दोनों सेम देखने को ही मिलेगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है, these compound are not interconvertible due to restricted rotation। इसका मतलब क्या, नॉट इंटरकन्वर्टेबल का मतलब कि जैसे हमने बोला कि जो हम रोटामर्स या कॉन्फॉर्मर जिनको हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, वो इंटरकन्वर्टेबल होता है। जैसे एक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड, या एक्लिप्स में भी पार्शियली एक्लिप्स या फुली एक्लिप्स, स्टैगर्ड में भी गॉच या फिर एंटी, ये क्या होता है एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या लिया, इथेन लिया। तो इथेन जो है इसके अंदर मैं कह रहा हूं ये बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये क्या है, इजीली रोटेट हो सकता है कैसे भी। तो जैसे जैसे रोटेट होगा अलग अलग आपको क्या मिलेगा, अलग अलग आपको इनके कॉन्फॉर्मर्स मिलेंगे या रोटामर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है और इजीली क्या रोटेट करके अलग अलग क्या हो सकता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या कौन सा फॉर्म है कॉन्फॉर्मर का, ये बोल रहा हूँ एक्लिप्स फॉर्म है। अब एक्लिप्स फॉर्म, अब ये फॉर्म आ गया इसका स्टैगर्ड, फिर वापस रोटेट हुआ, फिर एक्लिप्स आ गया, तो ये इंटर कन्वर्टेबल हो गया एक ही के अंदर। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, ये इस पॉइंट का मतलब है। लास्ट पॉइंट दे रखा है, दे हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, क्या क्या उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करके ये 3 पॉइंट आप कॉपी करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, शॉर्ट में अब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को क्या लिखूंगा, जीआई, शॉर्ट में जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो क्या क्या कंडीशन है, तो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए साइमल्टेनियसली। जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये 3 कंडीशन होगी वो क्या बना देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देगा, और जिसमें नहीं होगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। पहली कंडीशन है, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम्स और ग्रुप मस्ट डिफरेंट इन 2 आइसोमर। इसका मतलब क्या है, एरियल डिफरेंस से मतलब क्या है, तो सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे। अगर मैंने यहां पे लिया सबसे सिंपल मीथेन, ठीक है, या मैंने सी से कोई ए एटम लगा दिया, इससे कोई बी एटम लगा दिया, कोई डी एटम लगा दिया और कोई ई एटम लगा दिया। सी नहीं लिया क्योंकि सी तो खुद कार्बन हो गया। ठीक है, तो हमें पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 है तो शेप कैसा हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि हम मीथेन या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर है तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो भी एटम है उसके सराउंडिंग एटम्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एक एरियल डिस्टेंस कहलाता है। ए बी के बीच का डिफरेंस, ए ई के बीच का डिफरेंस, या ए डी के बीच का डिफरेंस। ए से तीनों का देख ले, ऐसे ई का तीनों का देख लो ये,
तो ये डिस्टेंस सबका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाना है। तो अगर मैं बात करूं मीथेन ही ले लूं, या एक ऐसा कार्बन जो कैसा sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल, 4 अलग अलग ग्रुप ले लिया मैंने, है ना। तो ये उसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ये ब्लैक कलर का जो बीच में आपको दिख रहा है कार्बन हो गया, और ये अलग हो गया ग्रे कलर में, ठीक है, पर्पल कलर में अलग, ब्लू कलर में अलग, और ये येलो कलर में अलग। 4 अलग अलग मैंने क्या ले लिया, एटम या ग्रुप ले लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या, तो पहली कंडीशन हमने बोला एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस का मतलब है कि जो एटम से इनके आपस के बीच का डिस्टेंस। तो जब मैंने ऐसे पकड़ा, येलो से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, येलो और पर्पल के बीच में डिस्टेंस है। अब देखना आप येलो और ब्लू के बीच में ये डिस्टेंस, और अब देखना यही येलो और किसके, ग्रे के बीच में डिस्टेंस। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल शेप में किसी भी एक एटम का डिस्टेंस ले लो किसी भी दूसरे एटम के साथ। जैसे येलो का मैंने तीनों एटम के साथ लिया, देखने से भी आपको पता लग रहा है, और इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, सारे इक्वल होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं येलो से, आप चाहो तो ब्लू से देख लो। ब्लू को मैंने ऊपर रख दिया, तो ब्लू से आप अब इस ग्रे का डिस्टेंस देख लो, ब्लू से आप अब येलो का डिस्टेंस देख लो, ब्लू से अब आप इस पर्पल वाले का डिस्टेंस देख लो। तो ये सारे डिस्टेंस आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो कैसे भी आप घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जो इसका ए का बी से डिफरेंस, ए का डी से डिफरेंस, ई का डी से डिफरेंस, ये सारे जो डिस्टेंस है सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो पहली कंडीशन है ना एरियल डिस्टेंस, जो टर्मिनल एटम, अगर मैं कह रहा हूँ ये इसके टर्मिनल एटम्स है, तो इनके बीच का आपस का जो डिस्टेंस है वो क्या अलग अलग होना चाहिए। लेकिन टेट्राहेड्रल शेप में तो सारे क्या होते हैं, सेम होते। तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती sp3 एटम के अंदर या टेट्राहेड्रल शेप के अंदर या मीथेन के अंदर, तो वहां पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर कोई GI नहीं होगा, तो नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन लिखिए, टर्मिनल एटम मस्ट लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। टर्मिनल एटम मस्ट लाई इन सेम प्लेन का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं ये मीथेन ही है, तो इसकी जो टर्मिनल एटम है वो किसमें, सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ सेम प्लेन का, जैसे हम जनरली जैसे समझते मीथेन को या टेट्राहेड्रल को कि ये येलो वाला और पर्पल वाला और ब्लैक कार्बन, जो इन तीनों को एक प्लेन में लिया, सेम प्लेन में हो गए। लेकिन ये जो ग्रे वाला प्लेन के बाहर है और ये जो ब्लू अंदर मेरी तरफ है प्लेन के अंदर हो गया। तो ये टर्मिनल, ये तो दोनों प्लेन के अंदर आ गए, लेकिन ये प्लेन से क्या आ गए, अंदर और बाहर आ गए, सेम प्लेन में नहीं। तो ये कंडीशन में ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड मैं बात करूं कंडीशन, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑन ईच साइड ऑफ द एटम विच हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर टर्म आया वो यही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, इसका क्या मतलब है उस पर भी आते हैं। तो इसने बोला देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑन ईच साइड ऑफ द एटम विच हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। 2 एटम आपस में जुड़े हुए हो और वो दोनों एटम के बीच में एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मतलब, अगर मैं कह रहा हूँ कि कार्बन कार्बन ये आपस में जुड़े हुए, जैसे इथेन के केस में जुड़े हुए, ठीक है, कार्बन कार्बन, तो इनके बीच में ये बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये कैसे भी ठीक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पहले तो इनके बीच में होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी चीज इसने बोला है कि जिस भी जो ये 2 एटम आपस में कनेक्टेड है जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, उन एटम पे, एक एटम पे, जैसे इस कार्बन पे ये 3 जैसे व्हाइट दिख रहे 3 हाइड्रोजन मैं मान रहा हूं, तो ये 3 हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, मतलब एक कार्बन पे सेम एटम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। 2 बात कह दी है कि एक एटम पे सेम एटम नहीं लगा होना चाहिए, जो भी एटम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू कनेक्टेड है उनके ऊपर कनेक्टेड जो बॉन्डेड है वो सेम नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो ये सब चीजें कैसे देखने को मिलेगी उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम का है, ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहले तो आप चलो इसकी कंडीशन कॉपी कर ले, फिर हम ये एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। कंडीशन कॉपी कर ले पहले। अब देखिए इसमें, अब इस एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहां पर मैंने लिया कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। इस कार्बन से ए कोई एटम लगा हुआ है,
और बी दूसरा कोई एटम लगा हुआ है। इसी तरीके से सी कार्बन से कोई छोटा सी कोई अलग एटम लगा हुआ है और बड़ा डी कोई अलग एटम लगा हुआ है, 4 अलग अलग एटम लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे सेम दूसरा एक और मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन वाला लिया और इसमें भी ए बी, इसमें भी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो दोनों का सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर दोनों का सेम है? तो स्ट्रक्चर देखोगे ये sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा है, ये है sp2, ठीक है। ये भी कार्बन कैसा है, sp2। तो जब ये दोनों कार्बन sp2 है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। ये sp2 है तो ये 120 120 और ये ऐसे ये 120 120 तो ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्डेड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या पाई बॉन्ड है। अब जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंडीशन की, तो इसको चेक कर लेते एक करके, ठीक है। पहली कंडीशन बोली कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम और ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट इन 2 आइसोमर। एरियल डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस का मतलब है कि टर्मिनल जो एटम है उनके बीच में डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए। तो यहां से आप देखें, अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं ए के रेस्पेक्ट में चेक कर लो आप। अब ए के रेस्पेक्ट में ये दोनों ए नहीं होने चाहिए, हमने बोला सेम एटम पे नहीं होने चाहिए, वो भी अभी बात करते। चलो पहले टर्मिनल एटम की बात कर लेते। ए के रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं इधर दूसरे कार्बन से इधर क्या लगा हुआ, सी। या तो ए के रेस्पेक्ट में सी देख लो या ए के रेस्पेक्ट में डी देख लो। चलो मैंने बात करा कि फिक्स कर देते, मैं सी को देख लेता हूं। तो ए के रेस्पेक्ट में सी जो है उसका डिस्टेंस पहले केस में, ठीक है, पहले केस में ये जो डिस्टेंस है वो इतना है, ये इनका एरियल डिस्टेंस है ए और सी के बीच में पहले स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरे जो हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें ए और सी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, तो ये इनका एरियल डिस्टेंस हो गया। तो जो दो स्ट्रक्चर आपको दे रखे उन दो स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसका एरियल डिस्टेंस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एरियल डिस्टेंस, ठीक है, एरियल डिस्टेंस। तो AC का इस वाले स्ट्रक्चर में एरियल डिस्टेंस और AC का इस वाले स्ट्रक्चर में एरियल डिस्टेंस अलग अलग है। ऐसा किसी का भी देख सकते हैं, फिक्स नहीं है। A और D का देखूंगा तो यहाँ पर इतना आ रहा है और A और D का देखूंगा तो यहाँ पर इतना आ रहा है, तो ये एरियल डिस्टेंस अलग अलग है, तो होना चाहिए, तो वो है। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन दी, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम्स और ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट इन 2 आइसोमर, तो वो है। सेकेंड कंडीशन, टर्मिनल एटम मस्ट लाई इन सेम प्लेन, मतलब टर्मिनल एटम कौन से, ए बी सी डी, ये चारों क्या है, टर्मिनल एटम है, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए। और अभी मैंने बोला है क्या, कि ये जो मॉलिक्यूल है ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। ये जब प्लेनर हो जाएगा तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है इस प्लेन के अंदर ही क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। ये प्लेनर है, ए के मॉलिक्यूल प्लेन के अंदर लाई करेगा सारे एटम, इवन ए बी सी डी नहीं, ये दोनों कार्बन भी उसी प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तो कंडीशन सेकंड में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन देखें, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑन ईच साइड ऑफ द एटम विच हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां पर मैंने बोला है कि हर एक एटम पे जो दोनों टर्मिनल एटम लगे दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, ए है और यहाँ पे बी है, अलग अलग होना चाहिए। इस वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, अलग अलग। ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, अलग अलग है, इसको सेम मत मानना, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है। हाँ, इससे यहाँ पर कोई कॉमन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम सेम नहीं होने चाहिए। अब कौन से कार्बन से सेम नहीं होने चाहिए, तो हमने बोला उन कार्बन से या उन एटम से जो आपस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखते हो। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। अभी मैं क्या ले रहा हूं, ठीक है, अब सारी चीजें समझ लेते एक साथ। अभी ये मैंने क्या लिया है, इथेन, ठीक है।
यहाँ से देखोगे तो आपको क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखेगा इसका। अब इसमें आप देख सकते हो कि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड अभी जैसे मैंने बताया तो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी तो इनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। तो अभी कैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज ले रहा हूँ, यानी sp2 हाइब्रिडाइज ले रहा हूँ। तो इसको देखना ध्यान से, ये जो बीच वाले बॉन्ड है, ठीक है, ये जो दोनों एटम है, ये दोनों क्या है, कार्बन है अभी, ठीक है, और दोनों कार्बन कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो 120 डिग्री पे ये रेड वाला ब्लू वाला, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, ऐसे ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है, दोनों कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर होना चाहिए। तो देखना ये मॉलिक्यूल आपको जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो एक ही प्लेन में सारे एटम नजर आ रहे हैं, एक ही प्लेन के अंदर क्या आ रहे हैं, सारे एटम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये कार्बन भी और ये चारों एटम भी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे इसको, ठीक है, तो सारे एटम आपको नजर आ रही है, इस ए के प्लेन में नजर आ रहे हैं। जब मैंने इसको ऐसे रोटेट करा तो अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको सामने से कि सब ए के प्लेन में नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन हो गए, ये दोनों टर्मिनल एटम्स हो गए, इधर ये दोनों टर्मिनल एटम हो गए। अब हमने बोला कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे, सिर्फ अगर ये सिंगल बॉन्ड है बीच में तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, ये तो रोटेट कर सकता है। लेकिन अब ध्यान से देख रहोगे तो इसके ऊपर यहाँ पर एक वाइट कलर का स्टिक, इस पे भी ऊपर वाइट कलर का स्टिक, नीचे इस पे वाइट कलर का स्टिक और इधर भी नीचे वाइट कलर का स्टिक आपको नजर आ रहा है। ये जो वाइट कलर की स्टिक ऊपर और नीचे है ना, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनको किससे, p ऑर्बिटल से। ये वाइट कलर की स्टिक जो ऊपर और नीचे, ये क्या है, p ऑर्बिटल है। ये p ऑर्बिटल हमें पता है एक लोब ऊपर होता है, एक लोब नीचे होता है। तो मैंने ये वाइट स्टिक एक ऊपर और एक नीचे लगा दी। इधर एक ऑर्बिटल ऊपर होता है, एक ऑर्बिटल नीचे होता है। तो ये एक ऑर्बिटल, सॉरी, एक लॉब ऊपर होता है p ऑर्बिटल का डंबल शेप का, एक लॉब नीचे होता है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, डंबल शेप में दो लॉब होते हैं और दो लॉब, एक ऊपर के साइड एक नीचे के साइड, इधर एक ऊपर एक नीचे। तो ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल। ये स्टिक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, यही पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को, जब पाई बॉन्ड बनता है तो कैसे आपस में एक दूसरे को इस तरीके से बनेंगे ऊपर से, ठीक है, ऊपर से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और नीचे से इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। अब जब इन्होंने बॉन्ड बना ली ऊपर और नीचे से पाई बॉन्ड, तो अब मैं क्या इसको रोटेट कर पाऊंगा, जब तक सिर्फ सिग्मा था तब तो रोटेट कर रहा था, लेकिन जब मैंने ऊपर पाई बॉन्ड बना दिया तो अब क्या रोटेट कर पाएगा। अब मैं अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करी ना तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नहीं, ठीक है, अब नहीं घुमा सकता मैं, क्योंकि ऊपर क्या हो गया, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है कि अब इसको ऐसे कैसे भी रोटेट नहीं कर सकते। ये तब तक कर सकते थे जब सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन जैसे पाई बॉन्ड बना तो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होने से अब ये इसको रोटेट नहीं होने देगा। अगर जबरदस्ती आपने रोटेट करा तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, तो फिर वो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ A एटम लगा हुआ है, इसके साथ B एटम लगा हुआ है, इसके साथ C एटम लगा हुआ है, इधर D एटम लगा हुआ है। अब इसके पास इसका जो p ऑर्बिटल है उसके दो लोब होंगे, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। वो जो p बॉन्ड होंगे इसमें वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते इस तरीके से। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है, p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना है, ये क्या कर रहा है, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेट कर रहा है। इसको अब रोटेट नहीं हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो गया इसका। यानी आ रही बात समझ में। तो अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि वो इजीली रोटेट नहीं कर सकता। कैसे रोटेट नहीं कर सकता, इस कार्बन और इस कार्बन के अलोंग। अब जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड एटम है जिनके अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है, वो एटम से जो जुड़े हुए एटम है वो कहलाते हैं टर्मिनल एटम्स। तो यहाँ पे ए ऑर्बिटल टर्मिनल एटम है, यहाँ पे सी, ये दोनों कहलाएंगे टर्मिनल एटम्स। टर्मिनल एटम की बात ये हो रही है कि एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप या एटम सेम नहीं होने चाहिए।
एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप या एटम सेम नहीं होने चाहिए। हाँ, इस कार्बन का कोई ग्रुप या एटम इस कार्बन में भी आ सकता है सेम, लेकिन एक कार्बन पे दोनों ग्रुप या एटम सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो आई थिंक अब यहां से सारे पॉइंट हमने, जो 3 कंडीशन थी उनको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। और ऐसा होने पे जब इसको रोटेट ही नहीं कर पाएंगे, तो अब एक बार मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर सी इधर लिया है, एरियल डिस्टेंस ये, ठीक है। तो अब यहां से देख भी सकते हो, अगर मैं बात करूं कि रेड के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो रेड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पे येलो का डिस्टेंस इतना ही है, जबकि रेड के रेस्पेक्ट में ग्रीन की बात करूं तो डिस्टेंस दिख भी रहा होगा अब ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है। तो जब अगर मैं कह रहा हूं कि येलो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो येलो इधर है, एक स्ट्रक्चर ये। अब स्ट्रक्चर मैंने ऐसा ले लिया जिसमें क्या हो रहा है कि येलो इधर नहीं दिख रहा है, इसके अपोजिट इस साइड दिख रहा है। तो अब ये डिस्टेंस देखोगे तो अलग आ जाएगा। तो वही चीज है कि ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब इनकी पोजीशन, टर्मिनल एटम की पोजीशन चेंज होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, प्लेनर है, ठीक है, सब चीज आ गई। बस ये जो एटम्स है यहाँ पे अपोजिट नजर आ रहे हैं, यहाँ ये सेम साइड नजर आ रहे हैं। इनके भी नाम होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के मैं नेमिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए के रेस्पेक्ट में सी का डिस्टेंस और इस स्ट्रक्चर में ए के रेस्पेक्ट में सी का डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर मैंने इसको नाम दिया, ठीक है, इसको अगर मैंने नाम दे दिया ये L1 डिस्टेंस है और ये L2 डिस्टेंस है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए L1 मस्ट नॉट बी, ठीक है, L1 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू L2। जबकि मीथेन के केस में ये क्या था, L1 और L2 सेम आ रहा था। तो ये L1 और L2 सेम नहीं होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस अलग अलग होने का मतलब ये। आ रही बात समझ में? तो सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली है। तो अब एक बार आप पहले इसको कॉपी कर ले। ठीक है, तो एक बार आप इसको कॉपी कर ले, कंडीशंस कॉपी कर लेना एक बार। कंडीशन के बाद नीचे मैंने मीथेन वाला एग्जांपल बताया था, और मीथेन वाले एग्जांपल में, ठीक है, कंडीशंस कॉपी कर लियो। तो मीथेन वाले एग्जांपल में यहाँ पे जीआई क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे जीआई इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैंने इसको L1 डिस्टेंस दिया और इसको L2 दिया किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे L1 और L2 क्या आ रहे, सेम आ रहे, इसलिए यहाँ पे जीआई नहीं होगा। ठीक है, तो चाहो तो कॉपी कर सकते हो आप इस एग्जांपल को भी। फिर नेक्स्ट डबल बॉन्डेड सिस्टम में हमने बात करी कि इसमें ये L1 और ये L2 डिस्टेंस क्या अलग अलग है, तो इसके रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ कि ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर है। ठीक है, तो नेम क्या हो तो आगे हम देखेंगे। बाकी प्लेनर है, ये टर्मिनल एटम्स अलग अलग है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो क्या है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें। और नीचे अगर ऑर्बिटल फॉर्म में जो मैंने दिखाया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसको भी करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कुछ पहले फर्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किन स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर देख के हम कैसे पता लगाए कि उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो अलग अलग दे देगा, मॉलिक्यूल ही दे देगा, कंपाउंड यूनिट स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। तो वो कंडीशंस हमें चेक करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड शोइंग जीआई, हमें बस बताना है जीआई होगा या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट कंपाउंड दे रखा सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ गया मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होना चाहिए, तो वो आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर सेकंड कंडीशन इसने बोला था कि एक जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड कार्बन है या रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड एटम है, उन एटम से जुड़े हुए ग्रुप या एटम क्या होने चाहिए, एक एटम से एक कार्बन से जो ग्रुप या एटम जुड़े वो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका रीजन भी है कि अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर CH3 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलता हूं कि इसका डिस्टेंस बताऊं H का, तो कितना होगा, ये L1 मान लेता हूं। अब ये भी तो CH3 है,
लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L2। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मैं ये बोलूं कि ये L1 है या L2 है, कितना डिस्टेंस बताऊंगा, नहीं बता सकता नहीं। ये रीजन है कि एक एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप या एटम क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो मैं इस वाले के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो L1 बोल दूंगा, इसके रेस्पेक्ट बोलूंगा तो L2 बोल दूंगा। तो एक ही दो अलग अलग एटम के बीच का डिस्टेंस एक ही होगा ना, ठीक है, मतलब एक ही मतलब इन दोनों का डिस्टेंस या तो L1 ही होना चाहिए। अब L2 आ रहा है तो कैसे किसको कंसिडर करें, तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कंडीशन ये कि ये दोनों जो ग्रुप है ये कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सेम होंगे तो फिर उसको हम, ठीक है, वहां पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। किसके रेस्पेक्ट में हम बात करें उस डिस्टेंस की। तो अभी जैसे वहां पे तो ABCD लिखा था, तो मैंने बोला था कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा CH3 मिथाइल ग्रुप है यानी, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर GI शो नहीं करेगा, ठीक है। रीजन क्योंकि एक ही एटम पे दोनों सेम ग्रुप आ गए। सेकंड देखें, सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। अब इसमें देखें, इससे दोनों देखें H और Cl अलग अलग है, इस वाले से देखें Cl और CH3। मैंने बोला था कि इन दोनों कार्बन पे सेम हो सकता है, जैसे इस पे भी Cl है और इस पे भी Cl है, तो दोनों सेम हो गए। तो अलग अलग कार्बन पे सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कार्बन पे दोनों सेम नहीं होनी चाहिए जैसा इस पे। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, यहां से इस पे दोनों एटम या ग्रुप अलग अलग हो गए, एटम भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है। और कैसा प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेनर भी है। तो इसके अंदर मैं बोलूंगा क्या, ये GI शो करेगा, ठीक है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। थर्ड के केस में देखें, यहां पर फिर डबल बॉन्डेड आ रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया। HCl अलग है, यहाँ पे H है और यहाँ पे लोन पेयर दे दिया। तो जैसे लोन पेयर होता है ना, जैसे लोन पेयर होता है तो लोन पेयर को भी जैसे हमने वहां पे कहा कॉन्फर्मर के अंदर भी हम बात करते हैं कि जैसे लोन पेयर होता है, तो जहां पे हमने बोला गॉच इफेक्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, स्टेबिलिटी में। तो लोन पेयर को भी हम एक वैलेंसी की जैसे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे भी उस लोन पेयर को हम एक एटम या ग्रुप के जैसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन से ये लोन पेयर और ये H दो अलग अलग हो गए, यहाँ पे H और Cl अलग हो। हाँ, ये H सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या GI शो करेगा। फोर्थ देखें, सेम बात वही आ गई। अब की बार दो नाइट्रोजन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, दो नाइट्रोजन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। एक नाइट्रोजन पे देखे तो लोन पेयर H, दूसरे नाइट्रोजन पे देखे लोन पेयर H। एक एटम पे दोनों अलग होने चाहिए, अलग है, इस पे दोनों अलग होने चाहिए, अलग है। हाँ, इन दोनों में ये दोनों सेम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, प्लेनर है ही, तो इसमें भी GI शो करेगा, ठीक है। तो कॉपी करें इतने क्वेश्चंस। फिर देखें आगे, फिफ्थ वन। फिफ्थ की बात करें तो इसमें देखिए GI शो करेगा नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, इस कार्बन पे दोनों एटम अलग है, ठीक है। इस कार्बन पे देखें, अब ये कैसा आ गया, साइक्लिक आ गया। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि जहां पे डबल बॉन्डेड है वहां पे एक लाइन खींचो आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचो, और जो साइक्लिक कंपाउंड है ना उसको ब्रेक कर दो वहां से। अब इसको आप ऐसा देखो कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अब ये इधर अलग है और ये इधर अलग है। अब कैसे चेक करोगे अलग अलग है या नहीं है। इस कार्बन से यहां पर कौन आ रहा है, कार्बन, इस कार्बन से यहां पर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो चेंज हो गया एटम, तो अलग अलग हो गया, तो इसको हम अलग अलग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक करके देख लेना है। तो यहाँ पर अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये टर्मिनल्स एटम हो गए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें भी GI शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको ध्यान रखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया फिर से एक साइक्लिक का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपली इसको एक लाइन ड्रॉ करी और इसको मैंने इस लाइन के अलोंग, पाई बॉन्ड के अलोंग खींचना, और इसमें अगर कोई एटम आ रहा है ना तो उस एटम को भी क्या हाफ हाफ में कट कर देना है। हाफ हाफ में जैसे कट करोगे तो वो हाफ ऊपर और हाफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। या उसको उस एटम को इग्नोर ही कर देना जो इस लाइन के अलोंग आ रहा है, ऐसे भी मान लेना। यहाँ पर आप करोगे डबल बॉन्डेड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस ग्रुप पे मिथाइल और फ्लोरीन अलग अलग एटम ग्रुप आ गए। इस कार्बन पे बात करें तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। अब अगले पे चलो, तो जब तक कॉमन आता जाए ना तो उसके नेक्स्ट वाले एटम तक बढ़ते चलो है।
तो इसमें यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये तो सेम हो गया। फिर अगला जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ से आएंगे तो भी ऑक्सीजन, और दोनों के लिए अगर मैं हटाई दूँ, मैंने बोला कि कॉमन है तो उसको हटाई दो, तो यहाँ से अगर मैंने हटा दिया तो कार्बन कार्बन सेम ही आ रहा दोनों साइड। तो यहाँ पर इस एक ही एटम से दो, ऐसा बोल सकता हूँ, सेम एटम या ग्रुप लगे हुए हैं। तो सेम एटम और ग्रुप लगे हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, 7th वाले को देखें। 7 में भी यही कहानी है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दे दिया, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग मैंने ये लाइन खींच दी। अब यहाँ से चेक करें, इस कार्बन पे यहाँ पीछे जाएंगे तो ऑक्सीजन, इस कार्बन से यहाँ जाएंगे तो कार्बन, तो यहाँ पे एटम अलग मिल गया, यहाँ पे एटम अलग मिल गया, तो जैसे अलग मिला बात खत्म, इस पे अलग अलग हो गए। सेम इस पे चेक कर ले, यहाँ से इस वाले पे इधर जा रहे हैं तो कार्बन आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो एटम कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन। ये दोनों अलग अलग मिले तो इस पे भी अलग अलग मान लिया, और जैसे दोनों कार्बन पे अलग अलग एटम या ग्रुप हुए तो इसमें भी GI शो करेगा। ठीक है, 8th वाले में देखें। 8th में फिर से एक साइक्लिक दे दिया और एक वैसे दे दिया, तो जहाँ साइक्लिक दिया हमेशा ऐसे लाइन खींचना, ऐसा जरूर नहीं है, जो पाई बॉन्डेड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके अलोंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, डबल बॉन्डेड आ गया, अलग अलग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इधर इस कार्बन पे चेक करेंगे तो यहाँ कार्बन आ रहा है, इस पे यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है, और इस कार्बन पे यहाँ पे बात करूँगा तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन पे क्या, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो अलग अलग हो गया ये ग्रुप या एटम, तो यहाँ पर भी GI शो करेगा। ठीक है, ये भी GI शो करेगा। कॉपी करें इसको। फिर इसके बाद करें आगे 9th और 10th। अब की बार वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बच्चे सिर्फ ऐसे कर, तो हमेशा नहीं ऐसे ही कट करना है। मैंने बोला जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड के अलोंग जब साइक्लिक कंपाउंड आता है तो इस तरीके से कट करते हैं। डबल बॉन्डेड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों एटम अलग है। ठीक है, यहाँ पर चेक करोगे इधर कार्बन सेम आ रहा है, तो आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, अब अलग अलग आ गया, तो इसको एक अलग ग्रुप मान लिया, इसको एक अलग ग्रुप मान लिया, तो जैसे ये अलग हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, GI शो करेगा ये। 10th में देखें, सेम यहाँ पर भी क्या करें, इस लाइन के अलोंग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, इस कार्बन पे HCl अलग अलग है, इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पे भी कार्बन सेम है, यहाँ पे भी कार्बन सेम है। आगे बढ़ जाओ, इधर भी यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा, और ये तो दोनों में कॉमन ही आ गया, या ये तो हट ही गया। तो देखोगे ऐसे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों तरह से चेक कर सकते हैं, तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी करें वीडियो पॉज करके। फिर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, नॉर्मल भी लिए और अलग अलग भी लिए। तो इस लेक्चर में हमने अल्टीमेटली पढ़ा क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है कि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो आपको सेम नजर आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर आपको क्या है, जो टर्मिनल एटम्स है, ठीक है, जो टर्मिनल एटम है उनकी लोकेशंस आपको अलग अलग नजर आएगी 3D स्पेस के अंदर। कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हमने बोला है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरी बात कि एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेनर मॉलिक्यूल है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ताकि वो रोटेट ना कर पाए, कॉन्फॉर्मर नहीं बना पाए। जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा तो फिक्स हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर हो सकता है। तब उस स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन आपको निकाल के लगानी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपाउंड जो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ब्लू के रेस्पेक्ट में ये येलो क्या है, इस पोजीशन पे, तो अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हो नहीं सकता। तो अगर मेरे को इसका दूसरा कंपाउंड बनाना है तो मेरे को ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से बॉन्ड मैंने क्या करा, ग्रीन ऊपर लगाया और ब्लू वाला क्या लगाया, सॉरी येलो वाला क्या लगाया नीचे। तो अब इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये अलग। तो ये जो अब जो कंपाउंड बना ये अलग कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड क्या होंगे, ये अलग अलग होंगे। इनकी इसलिए इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से कंपाउंड आपस में, ऐसा नहीं है उसको जैसे मैंने बोला रोटेट करके बना, तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया तो अलग ही वो क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा।
और एक एटम पे दोनों ग्रुप या एटम क्या होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बताऊं या ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस तो अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स तो क्या है, दो ही है, लेकिन डिस्टेंस दो अलग अलग कैसे आ रहा है, जब दो मॉलिक्यूल्स तो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी एक आना चाहिए। इसलिए वहाँ पे जी इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस भी दो अलग अलग आ रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। हाँ, इस पे अगर ब्लू लगाया तो इस पे ब्लू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे ब्लू लगाया तो इस पे ब्लू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो एक बार फिर से ध्यान से देख लेना और क्वेश्चंस भी समझ लेना। थैंक यू क्लास।